नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात सबसे पहले बड़ी खबर की। भोपाल में अवैध बालगृह से 26 बच्चियां गायब हो गई हैं। 68 में से 26 बच्चियां लापता। बिना अनुमति बालगृह चल रहा था और यहां पर ईसाई धर्म की भी प्रैक्टिस कराई जा रही थी। धर्मांतरण, मानव तस्करी की भी आशंका है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एफआईआर दर्ज करा दी है। जैसे ही मामले का पता चला, एफआईआर दर्ज कराई गई है। और बड़ी खबर तो आपको ये बता रहे हैं कि अभी 68 में से 26 बच्चियां लापता हैं। मानव तस्करी को लेकर भी इसमें जानकारी मिल रही है। आशंका जताई जा रही है बिना अनुमति ये बालगृह चल रहा था और यहां पर ईसाई धर्म की भी प्रैक्टिस कराई जा रही थी। धर्मांतरण, मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। ये बच्चे जो सड़कों से उठाकर यहां पर लाए गए हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कराई जा रही थी और बगैर परमिशन के इन बच्चों को यहां पर लाया गया। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एफआईआर दर्ज करा दी है। ये पूरा मामला जांच के दायरे में। हालांकि धर्मांतरण के मामले इससे पहले कई बार सामने आए हैं और धर्मांतरण का तरीका भी बहुत देखने को मिला बीते दिनों में। लव के साथ साथ गेमिंग की तरीके से भी, गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण कराने की कोशिश हो रही थी और ऐसे कई मामले सामने भी आए इससे जुड़े, जहां प्यार मोहब्बत के चक्कर में धर्मांतरण, तो दूसरी तरफ गेमिंग एप्लीकेशन से धर्मांतरण और अब सड़कों से उठाकर जो बच्चे लाए गए, उन बच्चों को ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। बगैर किसी परमिशन के ये बाल गृह चल रहा था। उसमें से 26 बच्चियां हम लोगों को वहां पर नहीं मिली। मैम, धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है इसको, किस तरह से धर्मांतरण को लेकर बातें सामने आई? धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते? तो बोले हम लोग करते थे। एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी, पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया। तो देखिए, 26 जो बच्चियां हैं वो लापता हैं और सवाल ये है कि आखिर ये 26 बच्चियां गई तो गई कहां, क्योंकि मानव तस्करी की भी आशंका इसमें जताई जा रही है। और एक ट्वीट भी किया गया है प्रियंक कानूनगो की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर और बाकायदा इस मामले का खुलासा करते हुए तमाम जानकारियां भी साझा की गई है इसमें। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चीज है कि कैसे ये पूरा बालगृह चलाया जा रहा था, किसके परमिशन से चलाया जा रहा था, किसी को कानो कान इतने लंबे समय से नहीं पता चल सकी कि आखिर यहां पर चल क्या रहा है। और अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है तो अब जांच का विषय है और वो 26 बच्चियां जो अभी लापता हैं वो कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, सवाल ये कि 68 में से 26 बच्चियां हैं तो हैं कहां, कहां लापता हुई हैं? और जब इस मामले का खुलासा हो ही गया है कि यहां पर मानव तस्करी की भी आशंका जताई जा रही है, तो जांच बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर और व्यापक पैमाने पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो चल रही है, क्योंकि 26 बच्चियां जो हैं वो लापता बताई जा रही हैं। राज्य बाल आयोग की जो सदस्य निवेदिता शर्मा, उन्होंने खुद इस बात को कहा है और कई बड़ी अनियमितताएं इस पूरे मामले में जो हैं वो अब तक सामने आ चुकी हैं, अब तक पाई गई हैं। और जो इस पूरे बाल गृह के संचालक हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और इन तमाम जो नियम हैं और जो गाइडलाइंस हैं बाल गृह को संचालित करने को लेकर, उनको जिस तरीके से ताक पर रखा गया, ये भी बड़ा सवाल है और ये भी सब जांच के विषय में आता है। लेकिन इसमें स्थानीय प्रशासन की भी घोर लापरवाही आप इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये जो संस्था है वो संचालित हो रही थी और वहां पर इस तरीके की जो बातें हैं, चाहे धर्मांतरण को लेकर हो या इस पूरे मामले के तार जिस तरह से मानव तस्करी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में कहीं किसी को जानकारी कैसे नहीं लगी, ये भी एक पूरा जो बड़ा सवाल है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बना हुआ है। और इस पूरे मामले में अब एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी जल्द
जल्द ही बनाई जा सकती है, जो इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे की पूरी कार्रवाई को अंजाम देगी। क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें, बल्कि दूसरे राज्यों से लाए गए बच्चे भी यहाँ पर रह रहे थे। ऑर्फन बच्चे थे ही, ऑर्फन बच्चों के अलावा भी जो कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पर निवास कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी जो है सामने आई है। और अब इन सभी बातों पर जो है विस्तार पूर्वक जांच की जाएगी। इससे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई है कि जो बच्चियां वहां पर रह रहे थे, जो बच्चे वहां रह रहे थे, उनको एक ही धर्म के बारे में बताया जाना, अपने परिवार के प्रति उनका रवैया उदासीन कराने की कोशिश करना, एक धर्म के प्रति उनको चीजें सिखाना, बताना और अपने धर्म के प्रति उनको उनके मन में उदासीनता का रवैया लेकर आना, ये तमाम कोशिशें भी वहां पर की जा रही थी। क्योंकि एक बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई है कि जो बच्चियां थी उनके पास एक बाल गोपाल की यानी कि कृष्ण भगवान की प्रतिमा थी, उसका विसर्जन तक करवा दिया गया। और उनके डेली रूटीन्स में जो प्रार्थनाएं होती थी, जो प्रेयर्स होती थी, वो एक ही धर्म से जुड़ी हुई जो प्रेयर्स इतने लंबे समय से चल रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि इतने समय से कैसे यहाँ पर ये बाल गृह चल रहा है। और सवाल उन 26 बच्चियों के माता पिता, क्या उनसे रिलेटेड कहीं पर कोई शिकायत की गई है थाने में कि उनका बच्चा गायब है इस तरह से? बिल्कुल, देखिए अंशिका, अब ये बड़ा सवाल यह है कि जो 26 बच्चियां हैं जो लापता भी फिलहाल बताई जा रही हैं, वो शायद ऑर्फन भी हो सकती हैं, इसलिए कहीं पर इस पूरे मामले में शिकायत वगैरह दर्ज नहीं हुई होगी। और अगर वो ऑर्फन नहीं और कहीं अगर शिकायत दर्ज हुई होगी तो पुलिस बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो बच्चों के सूत्र दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों से मिले हैं, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और ये बाल आयोग भी और पुलिस प्रशासन भी लगातार अब इस पूरी गैंग को ट्रेस करने की कोशिश करेगा, इस पूरे रैकेट को पकड़ने की कोशिश करेगा जो इस पूरे बालगृह के संचालन में शामिल थे। और तमाम जो इस पूरे बालगृह से जो जुड़ी हुई फाइलें हैं, जो कागजात हैं और सीसीटीवी अगर मौके पे मिलेंगे तो उनकी भी तफ्तीश की जाएगी, उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। और इन सब की जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले में जो बड़े खुलासे हैं वो हो सकते हैं और जो भारी अनियमितताएं पाई गई हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो पूरी एक्शन है वो कहीं ना कहीं प्लान हो रहा है और एक पूरा खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरी जांच को खत्म होने में कितना समय वहां पर लगता है और आने वाले समय में क्या कुछ परतें जो हैं इस पूरे मामले में खुलती हुई नजर आती हैं। क्योंकि अभी तो ये प्रारंभिक जानकारी निकलकर सामने आई है कि 26 बच्चियां गायब हैं, वहां पे किसी एक धर्म विशेष को पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, उसकी प्रैक्टिस वहां पर सिखाई जा रही थी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बड़ी चीजें भी जो है वो आने वाले समय में सामने आ सकती है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस अब पूरे इस मामले में जांच में जुट गई है और जी उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिनको वाकई में आप ठीक कह रहे हैं वासु, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बगैर किसी इंफॉर्मेशन और तमाम कानून बने हुए हैं बालगृह चलाने के लिए और जो बच्चे वहां पर जाते हैं उन्हें सेक्युलरिज्म क्या है वो बाकायदा सिखाया जाता है। लेकिन एक धर्म के प्रति इतनी प्रैक्टिस करवाना ये साफ बताता है कि धर्मांतरण का खुला खेल यहां चल रहा था। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में पुलिस और पब्लिक के बीच में लड़ाई हो गई। पुलिस की कार ई रिक्शा से टकरा गई जिसके बाद पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। नक्सलियों से बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, ये कहा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने और उन्होंने कहा कि सरकार की हमेशा कोशिश है कि युवा मुख्य धारा में शामिल हो। तो देखिए नक्सलवाद को लेकर और तमाम चीजों को लेकर यह बहुत बड़ी बात विजय शर्मा की तरफ से की गई है। विजय शर्मा ने बताया कि हाल ही में हुए आईईडी ब्लास्ट में 3 लोगों को गंभीर चोट आई है। निर्दोष लोग पर हमला सही नहीं है। नक्सलियों से अपील है कि वो मुख्य धारा में आए अन्यथा इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। तो चेतावनी के साथ साथ खुला रास्ता भी विजय शर्मा दे रही है और उन्होंने कहा कि हमेशा बातचीत को हम तैयार है और अगर तब भी वो नहीं मानते तो हिसाब तो लिया जाएगा। का मना कभी नहीं है। पूरी कोशिश है कि नौजवान जितने हैं वो मुख्य धारा में आए, वो उनकी उन्नति के पूरे आयाम खुले होंगे, प्रगति का सारा सोपान तय किया जाएगा। परंतु मैं अभी गया था रायपुर के हॉस्पिटल्स में, आईडी लगा करके ब्लास्ट हुआ है। 25 साल के नौजवान का पैर कटा है और मैं 6 लोगों से मिला, उसमें 3 लोगों का पैर कटा है।
उनको शारीरिक पीड़ा है और परिवार को भी बहुत पीड़ा है, और इस बात को लेकर समाज को भी पीड़ा है, क्योंकि आईईडी के ब्लास्ट से कोई जवान ही नहीं मरता है, फिर कोई सिविलियन का भी वही होता है, किसी जानवर से भी वही होता है। तो ये बहुत बड़ा दर्द है। सबको आग्रह है कि वो मुख्यधारा में आए, अन्यथा। दिनेश सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए, दो टूक यहां हम समझ सकते हैं विजय शर्मा की, कि उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में नक्सली आए या फिर हर दर्द का हिसाब लिया जाएगा। दो चीजें समझने वाली हैं कि एक तो उन्होंने खुली बात कही है कि आप बैठकर बातचीत करिए, मसले को सुलझाइए, या फिर अगर बेगुनाहों को आप दर्द देंगे तो हर दर्द का हिसाब किया जाएगा। जी हाँ, नक्सल मामले को लेके डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो नौजवान भटके हुए, नक्सली नौजवान जो भटके हुए हैं, वो मुख्य धारा में वापस आए, उनके प्रगति के सोपान तैयार किए जाएंगे, उन्हें जो बहुत सारी जो सुविधाएं दी जाती है उस सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। और जो ये आईडी ब्लास्ट करते हैं, इस आईडी ब्लास्ट में जवान घायल होते हैं, साथ ही आम जनता को भी परेशानी होती है और जानवर भी इसके चपेट में आते हैं। ये समाज का भी एक बहुत बड़ा दर्द है और यह दर्द बड़ा है, और यह दर्द अगर नहीं समझे तो इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए।